गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है लेसन 9। शीतोष्ण घास स्थल में जीवन पढ़ रहे थे हम लोग, तो कंप्लीट नहीं हो पाया है। आइए आज कंप्लीट करते हैं, फिर उसके आगे देखेंगे। प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात, ये पढ़ रहे थे हम लोग। पढ़ेंगे। यहाँ वनस्पति विरल है, अधिकतर घास स्थल से घास से ढके रहते हैं। यहाँ की वनस्पति कैसी है? विरल है, यानी थोड़ी कम है। सबसे ज़्यादा घास से ढके रहते हैं। यहाँ की स्थल जमीन घास से ढके रहते हैं। और लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। लाल घास कहाँ होती है? वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते हुए देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुड़ू हैं। चित्र 9.6 यहाँ तेंदुआ का दिखाया गया है। देखिए, वेल्ड में प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुड़ू हैं। निवासी वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है। वेल्ड की मिट्टी उपजाऊ अधिक नहीं होती है, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है। वहाँ फसल उगाई जाती है। क्या क्या की फसल उगाई जाती है देखते हैं। वहाँ की मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का क्या है? मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है। मेरिनो भेड़ क्या है? एक लोकप्रिय प्रजाति है, यानी देखने में बहुत ही सुंदर है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। वेल्ड में दुग्ध उत्पादन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है। पशुपालन जैसी जगह में किया जाता है? गर्म एवं नमी जगह में। एवं मक्खन, चीज जैसी दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। दुग्ध पदार्थों का उत्पादन किसके लिए किया जाता है? घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए, यानी दूसरे देशों के लिए भेजने के लिए किया जाता है या बेचने के लिए। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है, जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का क्या है? मुख्य व्यवसाय है। कहाँ के लोगों का? वेल्ड के। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी
कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किंग बिरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ये क्या है, किंग बिरले है। किंग बिरले हीरे की खान को दिखाया गया है। देखिए ये क्षेत्र को किंग बिरले की खान के लिए प्रसिद्ध है। किंग बिरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। यहाँ देखेंगे दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच क्या हुआ, व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग अध्याय 10 और रेगिस्तान में जीवन। किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, रेगिस्तान में जीवन। लोग रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। हम लोग अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं मनुष्य के लिए या जीव जंतु के लिए। यदि पानी ना हो तो जीवन व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो पशुओं और मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। जहाँ मवेशी चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव को वहाँ व्यतीत करना कठिन हो जाएगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। हम लोग विश्व के उन स्थानों को यहाँ पढ़ेंगे जो लोग अत्यधिक परेशानी से तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है। इनमें से कुछ स्थान कैसी है, आग की तरह गर्म है। तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। कहीं गर्म है तो कहीं ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग इन क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा, विरल वनस्पति यानी पेड़ पौधे बिल्कुल ही नहीं होंगे, एकदम कम है ना, एवं चरम तापमान यानी अधिक तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी बहुत थोड़ा जल भी उपलब्ध हो तो लोग जहाँ भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध हो, लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। गर्म रेगिस्तान कौन सा है, सहारा का है ना। तो गर्म रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है
तो सहारा के रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सहारा का रेगिस्तान। अब देखेंगे इसमें विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। विश्व एवं अफ्रीका मानचित्र को देखिए। बच्चों आप लोगों को उन ऑफलाइन में दिखाएंगे, है ना। इसमें दिया गया है, पीछे पलटेंगे तब दिख जाएगा। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान को पता लगाएं। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर कौन सा रेगिस्तान फैला हुआ है? सहारा का रेगिस्तान। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा का, है ना। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। सहारा का रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? 11। कौन कौन से देखते हैं यहाँ पर? ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। यदि हम किसी भी रेगिस्तान को देखेंगे तो हमें लगेगा परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन यहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उपस्थित पठार भी उपलब्ध है। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ के कौन से मैदान है? बजरी के मैदान और नग्न विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन मैं तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। सॉरी, यहाँ पढ़ना है। वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते। उठा हुआ ये चट्टानी सतह ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान कैसा था पहले। एक समय में पूर्ण तरीके से हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से प्राप्त होता है। यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। यहाँ नदियाँ तथा उस नदियों में क्या पाए जाते थे? मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियाँ सामान्यतः सामान्य जानवर पाए जाते थे यहाँ। परंतु यहाँ से जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश बदल दिया। आज का सहारा रेगिस्तान पहले कैसे था? हरा भरा था। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ क्या क्या पाए जाते थे? नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्यतः सामान्य जानवर भी पाए जाते हैं। परंतु यहाँ के जलवायु की वजह से वहाँ के क्षेत्र को क्या कर दिया? गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। अब पढ़ेंगे हम अफ्रीका के महाद्वीप में। देखिए यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में सहारा के स्थान है। सहारा मरुस्थल। इधर देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी जगह कौन सी है? सहारा की मरुस्थल है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग जलवायु। वहाँ की जलवायु किस प्रकार थी उसके बारे में यहाँ रीडिंग करेंगे। जलवायु सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 अंश सेल्सियस दर्ज किया गया था। यहाँ का सबसे अधिक तापमान कितना था? 1922 में 57.7 अंश सेल्सियस दर्ज किया गया था। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। आकाश बादल रहित और साफ होता है ना। बहुत अच्छी। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो वहाँ की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, उड़ जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता, रातें अत्यधिक ठंड होती। इनके ताप का विकिरण उनकी जो ताप का विकिरण यानी बोलेंगे हम लोग उसकी चमक है ना, होने से हमारे चारों तरफ सब कुछ कैसे हो जाता? गर्म हो जाता और रात अत्यधिक
यहाँ की विकिरण होने से, यहाँ की ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 60 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें कैसी होती है? अत्यधिक ठंड, और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात और प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। और सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पहाड़ी एवं सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। सहारा के रेगिस्तान में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कैक्टस, खजूर एवं पेड़ एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर सहारा रेगिस्तान वनस्पतियों में कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। जहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पर पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकली यहाँ के प्रमुख जंतु है। यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। लोग, तो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, है ना? रिकॉर्ड आप लोग कंप्लीट करते जाएंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद रिकॉर्ड अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, और कर रहे तो करते आएंगे। वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। सहारा रेगिस्तान में जो व्यक्ति रहता है वह बहुत ही परेशानी से, जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग वहाँ निवास करते हैं, अलग अलग समुदाय से, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। इनमें वेदुईन एवं तुआरेग
भी शामिल हैं। कौन कौन से? इसमें वेदवैन एवं तुअरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को क्या मिलता है? दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी बनाते हैं, जूते बनाने की चप्पल, ये पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल, ये खाल को करते हैं से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। इनकी खाल को क्या करने के लिए? पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। और धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो पर अगले पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। साथ में हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आप लोग ध्यान देंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। अध्याय 5 से है। एक ही क्वेश्चन रहेगा। दस्तकारों द्वारा घर पर उत्पादन करने और कारखानों में उत्पादन करने में क्या अंतर है? एक क्वेश्चन रहेगा। यह क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।